चलो मैं छेल्ला लेक्चરમાં આવું સમજાવેલું लॉग स्केल याद है क्या यूज़ होता है लॉग स्केल का? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? वाई वर्सेस वो एक्स वाला कुछ लिखा था मैंने, इसकी मैंने कुछ जानकारी दी थी है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वो वाई वर्सेस एक्स का मैंने ग्राफ ऐसे वो थामला और वो कुछ है ना कि आदमी का कान 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज क्या बोलवाई जती 20,000 टू 20,000 हर्ट्ज आटली फ्रीक्वन्सी वाला साउंड सांभी શકે। હવે ખાલી વિચારજો કે 10 કિલો હર્ટ્ઝની ફ્રીક્વન્સી હોય कितनी, तो उसके लिए जो इंटेंसिटी आती है, और इंटेंसिटी यानी क्या मैंने पढ़ाया था, इंटेंसिटी यानी एनर्जी। तो ये आती है एक 10⁻⁻12 वाट पर मीटर। तो इंटेंसिटी की रेंज है ना काफ़ी ज़्यादा होती है। अब 20 हर्ट्ज के लिए इससे भी जो नंबर आएगा रिमोट नहीं है आ केबल में कई थी हाँ हले है ने कदाच आ। तो मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट में कि सपोज वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे आप 10, 100, 1000, 10,000, हाँ 1 लाख, 10 लाख, 1 CR, जब ऐसा आप लिखोगे तो उसके लिए y वर्सेस x का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो बहुत भयंकर ग्राफ आए। ग्राफ अकॉर्डिंग टू स्केल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। स्केल ये 10 फिर 20 तो 100 के लिए यहाँ पे जाओगे आप, फिर 10,000 के लिए कहाँ पे जाओगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या पढ़ा था, लॉग y वर्सेस x का ग्राफ अगर आप बनाते हो और ये बेस क्या होता है 10, तो लॉग के बारे में मैंने उन लोगों को पढ़ाया है जयती। हाँ 100 यानी अगर x होता है ना तो अगर तो लॉग 10 बेस ऐसा करेगी तो 2 पावर आगे चला जाएगा। अब ये आना चाहिए log 10 बेस 10, केमिस्ट्री में आया होगा। तो log यानी क्या लिखोगे आप, 10 स्क्वायर होगा तो क्या लिखोगे 2, 10 क्यूब होगा तो इसके लिए log y अगर मैं लिखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप आसानी से ये ग्राफ ड्रॉ कर सकोगे। तो इंटेंसिटी जब ज़्यादा रेंज में वेरी होती है, इंटेंसिटी अलग अलग बहुत मोटी रेंज में वेरी था, उस टाइम हम क्या करते हैं कि लॉग स्केल का यूज़ करते हैं। इसे क्या बोला जाता है, लॉग स्केल। तो इंटेंसिटी का लेवल 2 तरीके से नापा जा सकता है। पहले वाट पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसकी रेंज काफ़ी दिक्कत वाली आती है, तो उसको कन्वर्ट किस में किया, डेसिबल। किस में कन्वर्ट किया, डेसिबल। अब डेसिबल क्या है,
तो जो साउंड का लेवल होता है ना, लेवल, उसे बीटा या फिर लाउडनेस बोला जाता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि बाहर काफ़ी लाउडनेस है, तो लाउडनेस ऐसा लिखा जाता है। 10 log यहाँ पे आएगा I/I0। इस 10 क्या इक्वेशन आता है? 10 log I2/I1। I2/I1 यानी क्या? समझ लो, ऐसे मैं समझाता हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा। આપણો સોર્સ હોય, જો આ સોર્સ હોય ને, તો આ સોર્સમાંથી જે વેવ્સ આવે ને સૌમ્ય, એ 3Dમાં બધે જતા હોય। બધે જતા હોય मतलब साउंड वेव हो या फिर लॉन्जिट्यूडिनल वेव हो, अगर मैं बोल रहा हूँ तो भक्त ये जो वेव्स होंगे ना, वो सभी डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे। मैंने वेव्स को ऐसे दिखाया, उस दिन भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पे जाएंगे? तो ये सरफेस पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? ये सरफेस पे जाएंगे। सरफेस की रेडियस अगर आर है, कितनी एनर्जी यहाँ पे आ रही है? ई जितनी एनर्जी जा रही है सोर्स में से, जितनी एनर्जी यहाँ से जाएगी R1 डिस्टेंस में, उतनी ही एनर्जी बोलो R2 डिस्टेंस पे भी जाएगी। क्या अलग अलग क्या होगा? જે એનર્જી એસમાંથી નીકળે ભાઈ, એ જવાની ક્યાં? મીડિયમ। અહીંયાથી નીકળે તો બધી મીડિયમમાં જ જાય। R1 ડિસ્ટન્સે જે એનર્જી, R1 ડિસ્ટન્સે એનર્જી ક્યાંથી પાસ થાય છે? 4π R1 સ્ક્વેર એરિયાવાળા સ્ફિયરમાં। R2 ડિસ્ટન્સે બોલો આ એનર્જી ક્યાંથી પાસ થાય છે? 4π R2 स्क्वायर एरिया वाला स्फीयर में। सही है? देखिए मैंने ये बोला कि अभी कि जो एनर्जी सोर्स है, एक सोर्स है, सपोज साउंड का सोर्स हो, फिर लाइट का सोर्स हो, कोई भी हो, उसमें से जो एनर्जी यहाँ पे आएगी वो R1 डिस्टेंस की दूरी पे कहाँ से पास होगी? एक पूरा स्फीयर में। ये स्फीयर की हर एक पॉइंट से वो पास होगी। इतनी ही एनर्जी दूसरा कहाँ से पास होगी? 4π R2 स्क्वेर આટલા એરિયામાંથી પણ પાસ થશે। તો આ બંને માટે સેમ શું છે? ધ્યાન, એનર્જી। જે એનર્જી એસમાંથી નીકળી એટલી જ એનર્જી R1 R2 ડિસ્ટન્સ છે જવાની। બંને માટે અલગ અલગ શું છે? તો કે R1 ડિસ્ટન્સ છે ભક્ત 4π R1 સ્ક્વેર એરિયા હતો એટલામાંથી પાસ થતું, તમને એઝ્યુમ થાય છે। અને પછી R2 ડિસ્ટન્સ છે બોલો મોટા એરિયામાંથી પાસ થતું। तो इंटेंसिटी यानी क्या? एनर्जी टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम।
एनर्जी सेम है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम यानी पावर, तो पावर तो सेम है अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी किसके हिसाब से कम होती रहेगी? डिस्टेंस के हिसाब से। तो स्वाभाविक है, अभी मैं बोल रहा हूँ और धारा को जितना लाउडनेस सुनाई दे रहा है, श्रीजा तेरे को मेरी आवाज़ अभी कम ही आ रही है, क्योंकि मैं जब बोलूँगा ना तो मेरे करीब जो भी होंगे ना सेम एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है, एनर्जी थोड़ी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मेरे से दूरी बढ़ती जाएगी तो एनर्जी का स्प्रेड बढ़ता जाएगा, स्प्रेड ही होती जाएगी। तो तेरे पास जो अभी इंटेंसिटी तो सुनाई देगी वो धारा से तो तेरे को कम ही सुनाई देगी, पता चला? इस वजह से हम दो पॉइंट के बीच का लाउडनेस का डिफरेंस मेज़र करते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे इंटेंसिटी I1 है, यहाँ पे I2 है। I1 यानी क्या? I1 यानी क्या? P अपॉन 4πr1 स्क्वायर। I2 यानी क्या? जो एम्स में पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने ये एग्जाम्पल दिया। तो अब लाउडनेस ऐसे समझा जाता है। सपोज इसकी इंटेंसिटी आपको मालूम है किसकी? सोर्स की। तो यहाँ पे L1 या β1 10 log 10 I1 अपॉन I0। यहाँ पे लाउडनेस L2 या β2 10 log 10 I2 अपॉन I0। अब ये दोनों के बीच लेवल कितना डिक्रीज हुआ, इसे लेवल बोलते हैं, साउंड का लेवल L, लाउडनेस। तो अगर मेरे को पूछा जाए कि कितना लेवल डिक्रीज हुआ तो L2 माइनस L1 करूँगा, L2 माइनस L1 या β2 माइनस β1 करूँगा तो क्या आएगा? 10 कॉमन आएगा। वो पता है ना आपको, log x माइनस log y। तो यहाँ पे भी मैं माइनस ही करने वाला हूँ धारा, तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ I2 बाई I0 माइनस, जो माइनस आएगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, I0 कट होगा। तो मिस श्रीजा, पता चला तेरे को मैंने क्या समझाया? जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी लाउडनेस कैसे आएगी? कब? अब ये वरघोड़ा है, ज़्यादा आवाज़ दे रहा है, नारी चौकड़ी पर चला गया तो नहीं सुनाई देगा, उसकी एनर्जी इतने बड़े एरिया में फैल जाएगी कि हमारे पास इंटेंसिटी क्या रह जाएगी? कम। समझायु? फिर जाके बचे वो बाउंसर, समझ में आ गया? कोई छे भाई याज्ञनिक? तो क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर, हमारे कान की श्राव्य आवृत्ति, गुजराती वाला श्राव्य सांभળી શકાય તે 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज फॉर एफ 10 किलो हर्ट्ज। 10 किलो हर्ट्ज के लिए जो होती है ना उसे हम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी यानी क्या? I0 डेट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये याद रहे तो रखना, बाकी काम का नहीं है। अब लेवल ऑफ साउंड इंटेंसिटी वो डेसिबल यूनिट में मेज़र होती है, उसका यूनिट क्या आएगा? dB। बराबर। बीटा और लाउडनेस मैं ऐसा लिखता हूँ, तो बीटा और L 10 log 10 I अपॉन I0। I1 इंटेंसिटी के पास साउंड का लेवल β1 हो या L1 हो, I2 के पास β2 या फिर L2 हो, तो β2 माइनस β1 और L2 माइनस L1 10 log I2 बाई I1 बाई 10। अब ये जो मैंने लिखा है ना वो JEE मेन में भी आया था और पुराने PMT में था।
वेव्स के यहाँ पे टाइप्स आपको दिए गए, टाइप्स समझ लेना। दूर से कोई वेव आ रहा है, दूर से कोई वेव आ रहा है, तो उसके इसको बोलेंगे वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली आ 12માનું છે, એટલે 12મા વાળાનું છે ને મારે સમજાવવું પડે ને એટલે સમજાવી દીધું। ચાલો, વેવ ફ્રન્ટ સમજવા માટે આપણે અહીંયા જ જઈએ, જે આગળ મેં ફિગર ડ્રો કરી ને। ચાલો, એસમાંથી ધ્યાન આ વેવ પ્રોડ્યુસ થાય છે। કયા વેવ લેવા છે? સાઉન્ડ લેવા હોય તો સાઉન્ડ, અને ટ્રાન્સવર્સ લંબગત લેવા હોય તો ટ્રાન્સવર્સ લંબગત। આ જે સ્ફિયર છે એના બધા પોઈન્ટ્સ એસથી કેવા ડિસ્ટન્સ આવેલા છે સૌમ્ય? એસથી આ બધા પોઈન્ટ સૌમ્ય કેવા ડિસ્ટન્સ આવેલા છે? બરાબર। બધે મીડિયમ પણ સેમ છે બેટા? જેટલી વેલોસિટીથી આમ જવાના બોલો એટલી જ સ્પીડથી કે એટલી સ્પીડથી દરેક ડિરેક્શનમાં જવાના। વેવ જવા એનો મતલબ ડિસ્ટર્બન્સ જવું એવું કહેવાય? हाँ, वेव्स गया एनो मतलब कि डिस्टर्बन्स गयु एम कहवाय? हाँ, तू ना पाड़तो हतो। वेव्सनुं जोवुं मतलब डिस्टर्बन्सनुं जोवुं, तो एनो मतलब आ सोर्सथी जे डिस्टर्बन्स छे एक साथे बोलो एम पहोंच्युं हशे। हला भाई, हरेक डिरेक्शनमां बोलो सेम टू सेम ज फिगर बनशे। तो आ जे बधा पार्टिकल छे ने धारा, आ बधा पार्टिकल, आ बधा पार्टिकलना फेज ऑफ ओसिलेशन्स सेम हशे। फेज ऑफ ओसिलेशन सेम हशे मतलब अहींया आ ओसिलेशन आम बहार करतो हशे तो बीजा बधा बोलो बहार करता हशे, पेलो अंदर जतो हशे तो आ पण अंदर जतो हशे, बधाना फेज सेम हशे। आ बधा पॉइंट्समांथी जे पास थाय छे ने, आ जे स्फेरिकल सरफेस है गुजराती वाला गोलाकार पृष्ठ, आने स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेवाय। शुं बोलाय? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो एक्जेक्टली वेव फ्रंट छे शुं? तो अहींया हूँ लखी दऊं छुं। गुजराती वाला तरंग अग्र कहेवाय। इंग्लिश वाला पहला तमारी डेफिनेशन लखूँ छुं, बराबर? इमेजिनरी सरफेस passing through points or particles having same phase of oscillation. गुजराती वाला समान कड़ामां दोलनों करता बिंदुओं के कणोमांथी पसार थतुं काल्पनिक पृष्ठ। 12th નો કન્સેપ્ટ છે પણ મેં આમાં લઈ લીધું આવું, કારણ કે આ લોકો છે ને જ્યારે પૂછે છે હવે સમજજો, કઈ સમજ પડી? હા, બધા ઓસિલેશન કરતા હતા। ફેઝ ઓફ ઓસિલેશન એટલે મોટા, મેં તને કીધું કે અહીંયા બધા ક્રેસ્ટ બનાવતા હતા। અને પેલા ફેઝ એટલે તને ખબર છે કે ભાઈ એમાં ઝંડુબામ, આ ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ ને શું કહેવાય? ફેઝ કહેવાય।
એકલું એસએચએમ હોય તો કોને ફેઝ કહેવાય? ખાલી ઓમેગા ટી. કારણ કે આપણે આને ફેઝ કહેવાય, ફેઝ એટલે એંગલ. હવે સેમ ફેઝ મતલબ શું કે અહીંયા જેવું વેવ જાય એટલે આ બધા પાર્ટિકલ શું કરશે? ઓસિલેશન. અહીંયા ક્રેસ્ટ બનતું હોય તો અહીંયા પણ ક્રેસ્ટ, અહીંયા પણ ક્રેસ્ટ, આ બધી જગ્યાએ શું બનતું હશે? ક્રેસ્ટ. મતલબ કે આમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થતું. અહીંયા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ 0 થાય તો બધા પાર્ટિકલનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ શું થવું જોઈએ? 0. ચાલો અહીંયા ટ્રફ બનતું હોય, અંદર જતો હોય તો બધા ક્યાં જવાનું? અંદર. તો એનો મતલબ કે આ બધાના ઓસિલેશનના ફેઝ કેવા છે? સેમ. બીજી રીતે સમજો. મારી પાસે 4 સ્ટ્રિંગ છે, આ રીતે મેં બાંધેલી છે. एक ऐसी 4 स्ट्रिंग मैंने हाँ विथ प्रॉपर टेंशन रखी हुई है एक दूसरे को पैरेलल. चलो यहाँ पे मैंने पल्स प्रोड्यूस किया. पल्स यानी क्या? अर्धु वेव. पल्स वहाँ पे ठहर जाएगा? नहीं, आगे बढ़ेगा. चलो देखो यहाँ पे ये जो 4 एक साथ मैंने यहाँ पे पल्स प्रोड्यूस किए. भक्त 2 एंड यहाँ पे, 2 एंड यहाँ पे. धारा तू ये 2 एंड तूने पकड़ के रखे, मैंने ये. या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ, 2 रोड लेता हूँ. हाँ, શું લઈ લઉં ભાઈ? 2 રોડ. આની સાથે આમ બાંધી દઉં ને હવે આમ ઓસિલેટ કરાવું તો બધે બોલો પલ્સ એક સાથે પ્રોડ્યુસ થાય. આ જે પોઈન્ટ્સ હતા, આ પોઈન્ટ 1 2 3 ને 4, અત્યારે બોલો બધે એ બધા પોઈન્ટ્સ અત્યારે મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં છે. મતલબ કે એમના ઓસિલેશનના ફેઝ કેવા છે? સેમ. થોડા ટાઈમ પછી આપણે આ વેવ્સ બોલો આગળ જશે. तो मीन्स धारा ये 1 डैश, ये 1 2 3 4 थे, ये 1 डैश, ये 2 डैश, 3 डैश, ये चारों का भी फेस अभी सेम हो जाएगा. चारों में से पास होता हुआ इमेजिनरी सरफेस, इसे हम बोलेंगे वेव फ्रंट. क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट, तरंग अग्र. अब एक तेरे को क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर ये वेव फ्रंट का क्या काम क्या है? तो जैसे मॉनिटर का क्या 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 काम होता है मॉनिटर का क्लास में? कि पूरे क्लास की जो क्या होती है? नहीं, अनुशासन नहीं है. हाँ, अनुशासन. पूरे क्लास की जो कुछ कंप्लेन होती है या कुछ सुझाव होते हैं, क्या वो क्या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सजेशन. हाँ, वो एक ही आदमी जाके वो जो ऑथोराइज पर्सन होता है उसको बोलेगा कि मेरे क्लास में मच्छर बढ़ गए, खुजली ज़्यादा हो रही है. बराबर. तो ऐसा वो मॉनिटर जो बोला वहाँ पे, वो सिर्फ उसने नहीं, उसका वो व्यक्तिगत विचार नहीं था, पूरे क्लास का वो रिप्रेजेंट कर रहा था. तो ये वेव फ्रंट क्या कर रहा है? ये 4 वेव को एक साथ वो रिप्रेजेंट कर रहा है. अब मैं बारी बारी नहीं बोलूँगा ये वेव गया, वो गया, तीर गया. मैं ऐसा बोलूँगा वेव फ्रंट गया. क्या गया? वेव फ्रंट. स्क्रीन में नहीं यार, कौन वो वायर है ना, वो એવું નથી હલાવે. એ છે ને કંઈક છે. હવે બધું તો બદલાય એવું છે ને, જોઈએ કેવું છે. તેને દબાઈ દે તો એક કામ કર, એને ઉપર ચડાવી દે બસ. ત્યાં મૂકી દો ઉપર. ના એની પર જોઈએ. હવે ત્યાં પ્રોબ્લેમ હશે તો એ ડિટેક્ટ થઈ ગયો.
चलो, तो कुछ पता चला। अब मैंने अभी कितने वेव्स लिए? 4। लेकिन मैं जब बोलता हूँ ना तो कितने सारे वेव्स आते हैं। अब वेव्स कितने सारे वेव्स आते हैं यानी મારા મોઢામાં જ નથી આવતા વેવ્સ, મારી આજુબાજુ કેટલા પાર્ટિકલ્સ છે, તો હું જેવું એનર્જી આપું એટલે બધા પાર્ટિકલ શું થવા લાગે? વાઇબ્રેટ। हर एक पार्टिकल क्या करेगा? एक वेव प्रोड्यूस करेगा। लाखों करोड़ों वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक एक का ध्यान रखोगे आप? नहीं। तो अगर हमारा, હવે જે બોલું તો સાંભળજો, अगर हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स होगा, क्या होगा? पॉइंट सोर्स, तो इसमें से जो भी वेव आएंगे ना रिया, वो चारों दिशाओं में, यहाँ से एक, गुजराती बोलो कि हिंदी बोलो कि इंग्लिश बोलो क्या, यहाँ से हर दूरी, हर समान दूरी, मतलब एक समान अंतर, एक सरखा समय में काप्स, मतलब कि वो जहाँ पे भी पहुँचेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम टाइम में वो ट्रैवल करें। અહીંયા જ પ્રોબ્લેમ છે, આ બદલવું પડશે। છોડ રહેવા દે, મારે હલવાનું બંધ કરવું પડે। અહીંથી અહીંયા બધે એક સાથે પહોંચશે, मतलब કે આ બધા પાર્ટિકલ પહેલાં સ્ટેશનરી હતા, હવે એક સાથે ઓસિલેશન સ્ટાર્ટ કરશે। એટલે આ બધાના ઓસિલેશનના ફેઝ કેવા હશે? સેમ। હવે એક એક વેવને ન જોવું હોય તો હું શું કરીશ ખબર? અહીંથી R1 ડિસ્ટન્સ છે, એક स्फीयर દોરીશ। આ સ્ફીયર છે, અલા ભાઈ સ્ફીયર, तो આ स्फीयर शू बोलिस? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि वेव्स जा रहे हैं, मैं क्या सोचूंगा पता है? थोड़े समय के बाद जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, ये वेव फ्रंट बड़ा होता रहेगा। कितनी स्पीड से जाएगा? जितनी स्पीड से वेव जा रहे हैं उतनी स्पीड से ये बड़ा होता रहेगा। तो मैंने एक वेव की मोशन को निकाल दी, उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन कैसे किया? मैंने वेव फ्रंट से किया। कौन से स्टैंडर्ड का ये टॉपिक है? 11 12 दोनों का है। 11th में पढ़ाते नहीं, मैंने पढ़ाया है। हाँ, चलो, आपको मालूम है सन कितनी दूरी पे है? काफ़ी दूरी पे है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, सही बोला? 10⁸ किलोमीटर या 10⁻11 मीटर, उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। अमीरस भाई ने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया? पारसेक लाइट ईयर। તમને કાલે ખાધું તે તો યાદ નથી રહેતું, તો અમીરસે હું ભણાવ્યું તો હું યાદ રહે। ચલો, સનમાંથી જે રેઝ આવે છે, સનમાંથી જે રેઝ આવે છે अर्थ पर आवे છે। હવે હું જો આવું વિચાર કરું ભાઈ, मैंने ऐसा कुछ सोच लिया दिशा, ये सब मैं यहाँ से निकाल दूँ। तेरे को पता था सन का जो वेव फ्रंट है स्फेरिकल होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं अर्थ के पास देखता हूँ तो मेरे को ये क्या दिखेगा? ये रेस पैरेलल दिखेंगे यार। अपना अर्थ पास आ बधा वेव लगभग केवा देखाय आपने? पैरेलल। तो 10मा में भणेला, दूर की चीज़ों में से आते हुए रेस मिरर के लिए क्या बन जाते हैं? पैरेक्सियल, पैरेलल बन जाते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा है? अब जब रेस पैरेलल होते हैं तो वेव फ्रंट कैसा होता है? ये कैसा आकार दिखाई दे रहा है? प्लेन, प्लेन यानी प्लेन, ना भाई प्लेन गुजराती में बोला समतल।
ये वेव फ्रंट बोला जाता है प्लेनर। तो अगर रेज होते हैं पैरेलल तो वेव फ्रंट होते हैं प्लेनर। अगर ऐसा होता है, ऐसे वेव्स होते हैं जो रेडियली फ्लो करते हैं क्या, तो उसका वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल। यहाँ पे हमारा सोर्स कैसा है, सोर्स એટલે સ્ત્રોત ગુજરાતી વાળા, બિંદુવત ઇંગ્લિશ વાળા, પોઈન્ટ સોર્સ, પોઈન્ટ સોર્સ સમજાય છે, સોર્સ પોઈન્ટ સોર્સ આ લગન છે। अगर हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल। चलो अब मैं ट्यूबलाइट के बात करता हूँ। તમે વાત નહીં કરતા, બરાડા પાડવા પડતા છે। આ ટ્યુબલાઇટ પ્લીઝ આ ટ્યુબલાઇટ છે તો આને કહેવાય લાइन सोर्स, लीनियर सोर्स। चल ट्यूबलाइट ऐसे तूने ऑन की तो यहाँ से जो भी वेव्स आएंगे चारों दिशाओं में जाएंगे, दिशा। अब तू छूट के चारों दिशाओं में मत जाना, सीधा वहाँ पे आ जाना, तू और रीवा। हाँ, और कोई फ़ोन मत करना वहाँ पे, कहाँ पे आए हम। હું છૂટતો ને એટલે 10 જણા મને ઊભા રાખે સ્કૂલમાં વાગરાએ, તો બસ એમ જ અણી ગાળવા આવે। તો મારે જ અણી કાઢવાની છે, બબે ગાઢ દઈને આવતા રહેવા છે। સુરત જેવો સ્વભાવ કરી નાખવા જોઈએ, ભલે નીકળ ચાલે। સ્કૂલ છૂટ્યા ભાઈ એક કોઈ બી પૂછે ને એમ બોલવાનું જ નહીં। ચાલો હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો, એમાં એવું છે બધાએ ટ્યુશન ચાલુ કર્યું, રાવલ સરે ચાલુ કર્યું, બીજાએ બધાએ, પેલા લોકો નહીં શ્રી વિદ્યાવાળાને રાખ્યા આપણી સ્કૂલમાં, એટલે એ લોકોએ કે અમે ચાલુ કર્યું, એટલે એ લોકોને ના પાડે, એ લોકોને ત્યાંથી ના પાડે। હવે એ લોકો ટાર્ગેટ કોને કરે, મને ટાર્ગેટ એને બાપ કરવાનો છે। હા આરામથી બિંદાસ, સાહેબને નાકરાની સરની કીધું વટની હાથે। ચાલો હવે આ બાજુ ધ્યાન આપજો। ટ્યુબલાઇટમાંથી જે એનર્જી નીકળે આમ, તો અહીંયા છે ને આટલા ડિસ્ટન્સે જે વેવ પહોંચે એટલા જ ટાઈમે બોલે અહીંયા પણ પહોંચવા, એટલા જ ટાઈમે બોલે અહીંયા પણ પહોંચવા, એ જ ટાઈમે અહીંયા પણ પહોંચવા। કઈ સરફેસ બનશે ખબર, તો કે અહીંથી આ ડિસ્ટન્સે તમને આવું એક આવી સરફેસ મળશે। શું દોરેલું છે મેં લાલ લાલ, સિલિન્ડર। તો એનો મતલબ કે આ સિલિન્ડરના હરેક પોઈન્ટ ધર્મી, આ બધા પોઈન્ટ એના ઓસિલેશન એક હાથે ચાલુ થવાના, કારણ કે એક हाथ वेव पॉइंट है। अगर एक साथ ओसिलेशन वो करेंगे तो उसके ओसिलेशन का फेज क्या होगा, सेम। इसे बोला जाएगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये नियमित पड़ी। अब यहाँ पे 12th में तू ऐसा सोचेगी, 12th में नहीं अभी से ऐसा सोचेगी कि जैसे ही ट्यूबलाइट ऑन की तो नैनो सेकंड की फ्रेम से देखना है। पहले यहाँ उजाला नहीं था, उलाजा बोलाई जाती थी, उजाला नहीं था, मगज जतु रेलू जाएगा। पहले यहाँ पे उजाला नहीं था, एकदम नैनो सेकंड की फ्रेम से देखो, नैनो सेकंड। जैसे ट्यूबलाइट तूने ऑन की, धरा, छोटा सा वेव फ्रंट ऐसा प्रोड्यूस हुआ।
जस्ट इमेजिन, आँख बंद करके, अच्छा ऐसे। अब वो ऐसे जैसे जैसे वेव बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये बिगर और बिगर और बिगर हो रहा है। हाँ, बस इस तरह से हर एक वेव को अब हम ध्यान में नहीं लेंगे। किसको? हम वेव फ्रंट को। तो इसे बोला जाएगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। समझ में आया? मॉनिटर है किसका? वेव्स का। वेव्स से बना हुआ है, वेव्स का मॉनिटर है। चलो अब देखते हैं इंटेंसिटी के बारे में। ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, इंटेंसिटी यानी एनर्जी अपॉन एरिया टाइम। चलो अलग अलग दूरी पे एनर्जी तो सेम ही जाने वाली है, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। चलो देखो, I इज इक्वल टू E/AT। तो क्या आएगा श्रीजा? E 4πr²T I इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चल तेरे को इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा, हाफ रो V I इज प्रोपोर्शनल टू A²। तो मिस I इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² आया, A² इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², A इज प्रोपोर्शनल टू I। तो धारा अगर अब एम्पलीट्यूड कम होने लगा, अब एम्पलीट्यूड क्या होने लगा? कम होने लगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ का एम्पलीट्यूड A1 है, यहाँ का A2 है, तो A1 से छोटा क्या हो जाएगा? A2। क्यों? इंटेंसिटी कम हो गई, एरिया बढ़ गया, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा। अगर मेरे को इक्वेशन लिखना है वेव का, तो मैं कैसे लिखूँगा पता है? y इज इक्वल साइन ओमेगा टी माइनस के आर। अरे भाई, आ वेक्टर आर ની डिरेक्शन, वेक्टर आर ની डिरेक्शन में ओमेगा टी माइनस के आर, और यहाँ पे लिखूँगा A0/r, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता नहीं है। अरे जेम जेम डिस्टन्स વધે इंटेंसिटी घटे तो एम्पलीट्यूड पण घटे। 12માં પણ આવશે, 12માં નહીં 11માંનું જ છે। તમને ભણાવ્યું નહીં હોય, મેં ભણાવેલું, ભણાવેલું મેં। हाँ, एडवांस वालों को पढ़ाया, मैं कॉमन क्लास में मैंने पढ़ाया था। એટલે આપણે ભણેલા વેવ્સમાં વેવ ફ્રન્ટ કીધેલું। तो y इज इक्वल टू A/r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आर लखो सारू पड़શે, કારણ કે આર ડિસ્ટન્સ છે, ત્યાં એક્સ લખ્યું ને મેં એની જગ્યાએ આર કરી નાખજો। આર જ છે લખેલું, એક્સ આર કરી નાખજો। એ નહીં, એટલે અંદર અલા ભાઈ, આવું જ્યાં જ્યાં દેખાય ને ત્યાં આર કરવા। ચાલો હવે આમ જોજો, સમજ પડી? સાચું બોલજો, મા કસમ ખાઈને કહેજો। હે, આમાં સમજ પડવી જ જોઈએ। આ નેસેસિટી છે, આ જ બધું પૂછાય। ચાલો હવે મને ધારા તું સમજાવી દેતો, હું ભૂલી ગયો હવે આ ફટાકડામાં। ધારા અહીંયા છે ને આ લાઇટ સોર્સ છે, ટ્યુબ લાઇટ। એનર્જી તો બધે એ જેટલી જ જવાની બધામાંથી। હવે તારી પાસે અહીંયા R1 અને R2 ડિસ્ટન્સ છે, બે સિલિન્ડ્રિકલ સરફેસ।
ચાલ ઇન્ટેન્સિટી લખવી હોય તો ઇન્ટેન્સિટી એટલે एनर्जी अपॉन इंटू टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम जिसे पावर बोलते हैं, पावर लिख लो। कितने एरिया पे आएगी ये एनर्जी? 2 पाई RL એટલે 2 પાઈ RL कर्व्ड सरफेस, वक्र सपाटी। सो मिस द्वारा आई किस पे डिपेंड करेगा? पावर तो तेरा कांस्टेंट है, ट्यूबलाइट का लेंथ से कांस्टेंट है 2 पाई कांस्टेंट, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेर, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/। चलो હવે વેવનું ઇક્વેશન ધ્યાન બોલ, તો વેવનું ઇક્વેશન કેવી રીતના લખીશ? आगे आएगा एम्पलीट्यूड ए अपॉन रूट आर या A0/√R, तू जो भी लिखती है वो, साइन ओमेगा टी माइनस के आर। कोई पूछेगा ये किसका इक्वेशन? तो कहेવાનું બબુચક જે વેક્ટર આર ડિરેક્શનમાં જાય ને, જે વેક્ટર આર ડિરેક્શનમાં જાય ને એ વેવનું ઇક્વેશન। ધ્યાન તો ચંપક દાદો આવું જ બોલતો હોય। ચાલો તો રોજના 2 એપિસોડ જોવાનો નિયમ। ચાલો તો ધ્યાન આપજો, ગામનું રસોડું કર मास्टर से। जब पैरेलल रेज आते हैं ना, पैरेलल, तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो कौन कैसे મને હવે તો તમે હોશિયાર થઈ ગયા। વેવ ફ્રન્ટ પ્લેનર, સમતલ તરંગગ્ર અને જસવંત, જેટલી એનર્જી દીકરા આમાંથી અહીંથી પાસ થાય ને બધી અહીંથી જવાની, તો બંને માટે એનર્જી તો સેમ જ રહેવાની, તારી એરિયા એ સેમ જ રહેવાની। તેનો મતલબ કે અહીંયા ઇન્ટેન્સિટી રિમેન્સ कांस्टेंट, आई कांस्टेंट रहेगा तो आई आर पे डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड नहीं करेगा R⁻�0, तो ए भी हाँ कांस्टेंट रहेगा। अब इसका इक्वेशन आएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लिखो के आर लिखो, जो भी लिखना है, यहाँ पे एक्स लिखोगे चलेगा। इसको आपने एक्स डायरेक्शन अगर बताई है तो के एक्स भी चलेगा, है ना, लेकिन वो दूरी पे डिपेंड करेगा नहीं, अंतर पर आधार રાખશે નહીં। સારું, જો આ ટોપિક છે ને બુકમાં નહોતો પણ આના MCQ છે, તમે એલનના મોડ્યુલ લો, બાયોલોજીવાળા આકાશના મોડ્યુલ લો, એ બધામાં આ ટોપિક આપ્યો જ છે, ભલે આપણને ભણાવતા નથી। થયું ને એક્સટેન્ડેડ એવું નહીં, સમજી લે કે તે બીમ પેલું લેસર લીધું, લેસર, તો લેસર સ્પ્રેડ નહીં થાય। લેસરનો નિયમ છે કે લેસર ઓલવેઝ, તો આ લેસર જ્યાં જ્યાં જશે ને કયા વેવ ફ્રન્ટ બનાવશે? પ્લેનર। અલા ભાઈ હું ભલે આમ દોરું, આમ સર્કલ દોરું, તો એ તમારે શું માનવાનું? આ પ્લેનર। તો અહીંયા બધે એનો એમ્પ્લિટ્યૂડ કેવા રહેવાના? સેમ, ઇન્ટેન્સિટી એ સેમ। પણ ધારો કે દીવડો में प्रगटाव्यो, लाइट बल्ब ऑन की, तो उसकी एनर्जी कहाँ पे जाएगी? सभी डिरेक्शन। जैसे जैसे वो फैलेगी वैसे वैसे एनर्जी ज़्यादा ज़्यादा एरिया पे बोलो डिस्ट्रीब्यूट होगी। सूरज की गर्मी किसको सबसे ज़्यादा लगती है? बुध वालों को। लास्ट बुध बुध तो बुध पर रहते हो तो एमने बढ़ी जाए वो प्लेनेट। शुक्र आवे कि बुध आवे? अरे बुद्धि वगैरह मार्स तो आपने करता दूर आवे। हाँ मर्क्यूरी मर्क्यूरी ते बुध कहवाय नहीं। बुध शुक्र अर्थ, अर्थ પછી આવે માર્સ।
सबसे ज़्यादा गर्मी किसको लगेगी? बुध वालों को। शुक्र वालों को थोड़ी कम लगेगी, हमें थोड़ी कम। कौन ठंडा रहेगा? प्लूटो। સમજ પડે છે તમને? ચાલો તો ભાઈ જુઓ, જે મેં ત્યાં લખ્યું છે ને બધી વસ્તુ એ મેં કહી દીધું. હા વાંચજો ભાઈ, બહુ ગળા ફાડી ફાડીને ભણાવ્યું છે. હવે આવે છે ઓર્ગન પાઇપ્સ. ऑर्गन पाइप्स जिसे बोला जाता है कि गुजराती में वाद्य नड़ियों, संगीत प्रोड्यूस करती हुई, हाँ बस पाइप्स जिसमें से संगीत प्रोड्यूस होता है. ये भी हमारा क्लोज पाइप, एक एंड क्लोज है. देख આપણે આમ કર્યો, અવાજ આવ્યો કે નહીં ભાઈ? એમને એમ કર્યા કરો, કઈ આવે નહીં. હવે આવે છે ને? તો આ કઈ પાઇપ કહેવાય? ક્લોઝ પાઇપ. हाँ चलो, तो जो संगीत पैदा करती ऐसी पाइप्स होती है उसे बोलते हैं ऑर्गन पाइप्स. अब ये जो ऑर्गन पाइप्स होती है ना, उसके दो टाइप्स होते हैं. पहला होता है ओपन पाइप, दूसरी होती है क्लोज पाइप. ओपन पाइप में क्या होता है, उसके जो दोनों एंड होते हैं ना, दे आर ओपन, बन्ने छेड़ा खुला हो. क्लोज पाइप में क्या होता है, उसका एक एंड ऐसे बंद होता है, दूसरा एंड खुला होता है. एक एंड बंद, दूसरा खुला. क्लोज पाइप. ओपन पाइप बांसुरी, બરાબર, વાંસળી આપણે જે મોડાથી વગાડીએ તે સીટી. એમને કહેતા કે પાછળનું બંધ છે, પાઇપ પાછળ ખુલ્લું જ છે. હા ચાલો, આ ઓપન પાઇપ. બીજી આવે આ ક્લોઝ પાઇપ. ક્લોઝ પાઇપનું અત્યારે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું, આ ઢાંકણું. હવે ખાસ જોવા જેવું, જ્યાં ઓપન એન્ડ હોય ને, ઓપન એન્ડ, ત્યાં ઓલવેઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટનો एंटी नोड फॉर्म था. वहाँ पे पार्टिकल्स के वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होते हैं. और जहाँ पे क्लोज एंड है, पता ही चलेगा वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं. अरे भाई એના પછી તો થોડો કંઈ એરના ને આપણે કોના પાર્ટિકલ્સના વાઇબ્રેશન જોવાના છે? એરના. વેક્યુમમાં લઈ ગઈને ઢાંકણામાં એમ હવા મારું તો વાગે હવે ના આવે કંઈ. तो हवा मारता, हाँ प्रॉब्लम थी. चलो, वैक्यूम यानी प्रेशर ज़ीरो होता है. हमारा ब्लड प्रेशर होता है, फट जाओगे वैक्यूम में अगर आपको ऐसे रख दिया, हाँ फाटी जाए मानस. तो क्लोज पाइप जो बंद छेड़ा होता है, वहाँ पे नोड्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड. और ओपन एंड पे क्या आएगा? एंटी. एक्चुअली तो यानी कि ओपन पाइप के दोनों एंड ओपन है. यहाँ पे एंटी नोड, एंटी नोड. यहाँ पे क्या आएगा? एंटी नोड और नोड.
अब जैसे कि आपको मैंने समझाया कि इसमें मेरे को आवाज़ अगर निकालनी है यहाँ से, तो मैं जब फूंक मार रहा हूँ ना ऐसे, तो क्या हो रहा है पता है, इसमें ओसिलेशन हो रहे हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स ऐसे प्रोड्यूस हो गए और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कुछ आवाज़ आए। तो क्या होता है, ये दोनों एंड के बीच वहाँ पे हमने देखा था वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये दोनों एंड के बीच वेव्स का, कौन से वाले वेव्स, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, उसका रिफ्लेक्शन होगा और कुछ आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे एयर के होते हैं उसे वाइब्रेट कौन करवाएगा? बांसुरी में हम फूंक मारते हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क हो, रिया भक्त, इसे बोला जाता है ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? जो वो પાપડી શેકવાનો ચીપિયો આવે, ખબર છે? રોટલીવાળો ચીપિયો, એના જેવો જ હોય, પણ ચીપિયો એકદમ ઢીલો હોય ને એકદમ પેલામાં શું હોય, એકદમ રિજિડ હોય. તો આને જેવા એમ કશે તું ઇન્સિડન્સ આપે ને એટલે આટલા બધા વાઇબ્રેશન થાય આમાં. આ જે એના વિંગ્સ હોય ને એના એટલા બધા ઝડપથી વાઇબ્રેશન થાય. આની નોર્મલ ફ્રીક્વન્સી પણ 256 હર્ટ્ઝ છે. એટલે જેવું તમે અહીંયા એમ અથડાવો, કોલાઇડ કરાવો, તો એના જે એન્ડ્સ હોય ને એક સેકન્ડમાં કેટલા વાઇબ્રેશન કરે? 256, 542, આવા અલગ અલગ એની ફ્રીક્વન્સી. આને આપણે શું કરવાનું? વાઇબ્રેટ કરાવવાનું. તો આના વાઇબ્રેશન કોને મળે? આ એર પાર્ટિકલ્સ. અને એર પાર્ટિકલ્સ એ વાઇબ્રેશન બીજાને આપે, બીજા ત્રીજાને આપે, ને આમ કરતાં કરતાં બે એન્ડની વચ્ચે આપણને સ્ટેશનરી વેવ્સ મળે. હરેક સ્ટેશનરી વેવ્સ એટલે એક સાઉન્ડ. लास्ट लेक्चर में मैंने वो सारे गामा पधनी पता है. तो ऐसे आपको हर एक साउंड यानी एक फ्रीक्वेंसी वहाँ पे आपको प्रोड्यूस होती सुनाई देगी. तो इसका स्टडी हमें करना है. तो पहले इतना याद रख दिया, एंटी खुला छेड़ा यानी कि ओपन एंड एंटीनोड, क्लोज एंड नोड, ओपन एंड एंटी नोड, क्लोज एंड नोड. एक्चुअली धारा ये जो एंटी नोड है ना वो एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं होता. समझ लो ये हमारा ओपन एंड है, तो एंटी नोड यहाँ पे नहीं रहेगा, उसे थोड़ा सा ऊपर रहेगा. कितना ऊपर रहेगा? वो जितना ऊपर आपको मिलेगा उसे हम बोलेंगे एंड करेक्शन. गुजराती वाला अंत्य सुधारो. मैं लख्યું જ છે અંદરથી, પણ મેં ખોટું લખ્યું છે. एक्स यानी एंड करेक्शन बोला जाता है. तो ओपन पाइप में ये जो एग्जैक्टली ओपन एंड के पास ये नहीं फॉर्म होंगे. ये कहाँ पे फॉर्म नहीं होंगे? ओपन एंड के पास. वहाँ से वो थोड़े से शिफ्टेड होंगे. कितनी दूरी पे होंगे? एक्स जितनी दूरी पे. एक्स को क्या बोला जाएगा? एंड करेक्शन. क्लोज पाइप में एक ही जगह पे होगा, ओपन पाइप में. अब ये एंड करेक्शन एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है देखना. एट ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनता है. जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनता है पता है ना आपको? मैंने प्रेशर वेव्स लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. तो डेल्टा पी डेट इज इक्वल टू डेल्टा पी एम
कॉस ओमेगा टी माइनस के। एक ए बोल तो डेल्टा पी एम क्या आएगा? एक ए बी, वेरी गुड। चलो, तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैक्सिमम, तो मैंने ये भी बोला था कि अगर वाई मैक्सिमम होगा ना तो प्रेशर डेल्टा पी 0 हो जाए, क्योंकि इसको मैक्सिमम करने के लिए साइन 1 होना चाहिए। जब साइन 1 होगा तो कॉस 0 हो जाए। तो मैंने क्या लिखा हुआ है बाजू में? डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड और प्रेशर नोड। नोड यानी डेल्टा पी वहाँ पे 0 हो गया। फिर क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड, तो प्रेशर का क्या आएगा? एंटीनोड। समझाई છે? Note, actually at open end, antinode forms slightly above tube, which is known as end correction. હકીકતમાં ખુલ્લા છેડા પાસે એન્ટીનોડ બનતો નથી, એનાથી ઉપર હોય, અને કેટલો ઉપર હોય તેને એન્ડ કરેક્શન કહે. ઇફ ડાયામીટર ઓફ ઇઝ ડી, then end correction will be 0.6 D. क्या आएगा? 0.3 D आएगा. 0.3 D क्या आएगा यहाँ पे? 0.3 D. હવે રીતના એક ફિગર બતાવી દો. આનો ડાયામીટર ડી અને આ જે છે ને આ એક્સ 0.3 D. હવે બતાવી દો. ફિગર બાજુમાં દોરો ને એટલે ખબર પડે. તો ઓપન પાઇપમાં જઈથી કે આપણે કેટલો એન્ડ કરેક્શન આવશે? 0.3 D ઉપર અને 0.3 D નીચે, એટલે ટોટલ કેટલો આવશે? 0.6. એટલે મેં છે ને ઓપન પાઇપ માટે લખેલું, સમજ્યા? મેં ઓપન પાઇપના બંને ગણી લીધા, 0.3 D અને નીચે 0.3 D, ટોટલ કેટલું થાય? પણ આપણે ખાલી આ ફિગર બાજુ બતાવી દઈએ. એનું કારણ છે વાઇબ્રેશન જ્યારે થતા હોય ને બેન, તો આપણે ડાયરેક્ટ એક્ઝેક્ટલી તે જગ્યાએ ને એનાથી ઉપરના પાર્ટિકલ પણ પાર્ટિસિપેટ થતા હોય. એવું નથી હોતું કે અહીંયાના જ પાર્ટિકલ આમાં ઓસિલેટ કરે. આ પાર્ટિકલ જ્યાં જ્યાં ઓસિલેટ કરે તો પાઇપની બહાર પણ ડોકિયા કરતા હોય કે નહીં? એટલે તારો એન્ટીનોડ એક્ઝેક્ટલી અહીંયા એક્ઝેક્ટલી ઓપન એન્ડ પાસે નથી બનતો. ક્યાં બને? ઉપર. બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ છે આ વસ્તુ, સમજાવવી બહુ અઘરી છે. એટલે મેં ખાલી જસ્ટ તમને કહી દીધું કે આવું થાય છે. કેમ થાય છે એની કરતાં જે થાય છે તે જાણવું વધારે સારું છે. ન્યૂટનનો ગ્રેવિટેશન લો, આટલામાં સંતોષ માનવો બહુ જરૂરી છે. ક્યાંથી આવ્યો એ જરૂરી નથી, કારણ કે આપણે યુઝ આને કરવાનું છે. સારું થઈ ગયું. સારું, તો પહેલાં આપણે ક્લોઝ પાઇપ જોઈએ. ચલો, ક્લોઝ પાઇપમાં શું હોય સૌમ્ય? એનો એક એન્ડ બંધ હશે. યાજ્ઞિક, બીજો એન્ડ બેટા ખુલ્લો. હા, બધું વાંચીને આવેલા છે ને? એન્ટીનોડ અને નોડ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, એન્ટીનોડ અને નોડ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ λ/4. બે નોડ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, બે એન્ટીનોડ વચ્ચેનું, બસ તો પૂરું. હવે આવડી ગયું, જાતે જ થિયરી બનાવવાની. જો હવે આપણને છે ને એક ફિક્સ્ડ લેન્થની ક્લોઝ પાઇપ આપેલી છે. ક્લોઝ પાઇપ એનું બીજું નામ છે रेजोनेंस ट्यूब. रेजोनेंस के बारे में मैंने एक क्या समझा था पता है तेरे को? कि
ये हर एक जो लेंथ होती है ना, उसको एक फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी फ्रीक्वेंसी से तू ऑसिलेट करवाएगी एयर के कॉलम को, तभी जाके आपको आवाज़ सुनाई देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कब आवाज़ सुनाई देगा? ધારા જ્યારે આની જે ફ્રીક્વન્સી હોય ને એ જ ફ્રીક્વન્સીને એકોર્ડિંગ ટુ ઓસિલેશન આપે તો જ તને શું સંભળાય? અવાજ સંભળાય. અને એના માટે કોનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ? ટ્યુનિંગ ફોર્કનો, ફૂંક મારવાનો. કાનુડો કેવી રીતે સુર વગાડતો? ફૂંક મારી. અલા ભાઈ, वो जो फ्लूट बजाता है, बांसुरी बजाता है, वो एम कहीं पहला फुग्गो फुलावा माटे हवा काढ़ीए तेम नहीं काढ़ते, प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ वो फूंक मारेगा. चूल्हो नहीं ओलवવાનો, समझा? तो वो जो है ना, वो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लो, एयर फ्लो और फ्लूइड की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, तब जाके सुरों वाला संगीत आए. अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझना. पहली सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं. मैं अभी एंटीडोट कहाँ पे दिखा रहा हूँ? एग्जैक्टली ओपन एंड, लेकिन तेरे को मालूम है ये एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं आएगा, उसे ऊपर. चलो यहाँ पे आएगा नोड. पहला वेव स्ट्रक्चर ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं. देखो, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये ट्रांसवर्स वेव નથી આ, પણ એને લોકોને સમજાવવા માટે મેં ट्रांसवर्स वेवની જેમ દોરી દઉં છું. कुछ पता चला मिस? क्या? हाँ, कोई ऐसा मत सोचना है वेव्स ऐसे जा रहे. ये सिर्फ कैलकुलेशन के पार्ट के लिए मैंने क्या ट्रांसवर्स दिखाया. चलो सपोज कर ध्याना, इसकी वेवलेंथ है मिस λ1. तो अब तू मेरे को बोल ये कितना डिस्टेंस आएगा? λ/4. तो λ1/4 डेट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब. सही है? चलो अब दिशा तेरी बारी. एट ओपन एंड एंटी नोड, एट क्लोज एंड नोड. अब तेरे को ये वेव स्ट्रक्चर तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकती है. ऐसा ड्रॉ कर सकती है तू. कितने एंटी नोड आएंगे? 2. कितने नोड आएंगे? 2. चल तो मिस यहाँ पे λ2 है. ये जो वेवलेंथ है उसको नाम देता हूँ λ. चलो ए से एन की दूरी बताओ तो. λ/4, 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 3 टाइम्स λ2/4. जयती, तीसरा स्ट्रक्चर तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकती है मिस. दोनों सृजा कितना एंटी नोड आएगा? अब 3. कितने नोड्स आएंगे? एक क्वेश्चन आया था रिया, एक पाइप में 3 एंटी नोड और 3 नोड फॉर्म हो रहे हैं. ऐसा जब भी हो तो मानना कि वो क्लोज पाइप है. पाइप कौन सी वो नहीं बोला जाएगा. तो तेरे को जितने एंटी नोड इतने ही नोड. देखो यहाँ पे 1 2 2 3 3. जरा अगर ये λ3 है तो बोल तो मिस तू क्या लिखेगी? λ/4, 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 λ/4.
4L बाय, चलो तो यहाँ पे अगर मेरे को लैम्बडा एन लिखना है तो लैम्बडा एन यानी क्या आएगा, 4L तो सभी में है, फोर तो सभी में है। अब ये 1 3 5 2n माइनस, सही है। चलो यहाँ पे फर्स्ट मोड यानी n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यानी ये वाला स्ट्रक्चर भक्त आऊ કંઈક બને આવું, तो फर्स्ट मोड में n इज इक्वल टू 1 तो लैम्बडा 1 यानी 4L F1 v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा आपने पढ़ा हुआ है, तो F1 इज इक्वल टू v बाई लैम्बडा। धर्मी F1 को बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर ध्यान फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलो दूसरा मोड यानी प्रकार गुजराती वाला, n इज इक्वल टू 2 लिखा मिस, 2 लिखा तूने, तो F2 आएगा। चलो 3v बाई 4L, v बाई 4L क्या है, v बाई 4L શું છે, F1, तो 3v बाई 4L એટલે 3L। क्या बोला जाता है पता है ना, थर्ड हार्मोनिक F1 का 3 गुना थर्ड हार्मोनिक। लेकिन अगर यहाँ पे आपको धरा ध ऐसा कुछ सुनाई देता है तो यहाँ पे भी आपको सुनाई देगा ध, यहाँ पे क्या सुनाई देगा, ध ध। सुनाई तो तेरे को वही आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन उसका नाम फ्रीक्वेंसी नहीं, उसका जो तारो या आम थोड़ो टोन वधी जाए एनो गांडा એટલે એને ઓવર ટોન કહેવાય, સમજે શું બોલાય એને, ओवर टोन। उसको क्या बोलते हैं हम, थर्ड सॉरी तो ये हमारा फर्स्ट ओवर टोन है। पहले टोन बजा वापिस बजा तो ये फर्स्ट, हाँ फ्रीक्वेंसी वही रहेगी लेकिन आवाज़ फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन क्या वो जो हरी, अब हरी टोन उसका बदल जाएगा। चलो थर्ड मोड n इज इक्वल टू 3, बोल तो जानवी 5F1 के फीलिंग આવી આમાં થિયરીમાં ખબર ઝંડુ બામ, F3 3F1 फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड, सारू आ वखते पण अवाज ए ज आवशे, पहला ध ध ध आम करे,
તો આવું થાય, ફ્રીક્વન્સી વધી જાય જરા. ખબર પડી? ટાઈમ થઈ ગયો કેમ? તો જ્યાંક છેલ્લો છેલ્લો ટુકડો જોઈ લે છે ખાલી, એટલે એમ જાય ઘરે જા હમણાં, તો અલગ જોવાની છે, જાતે જોવાની. આટલું જાક જોઈ લેજો, આ છેલ્લો છે ને એમાં. તો રવિવારે જ જવાના ને હવે પાછા, હવે તો રવિવારે જવાનું છે, 10 મિનિટ વહેલી આવી જશે. चलो भाई, जयती, अगर ये पहली फ्रीक्वेंसी F1 है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी आई 3F1. मैं कहना तो भूल ही गया कि यहाँ पे जो V है ना, V स्पीड ऑफ साउंड है, फॉर्मूला याद है? यहाँ T/μ मत लिखना, गामा P/ρ और गामा RT/mc. गलती से भी वो √T/μ मत लिखना, क्योंकि दूरी थोड़ी है यहाँ पे. F1, F2 3F1, F3 5F1. यानी कि अगर F1 को मैंने 100 हर्ट्ज लिखा, 300 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, ऐसा आपको मिलेगा. ओ बाप रे, F1 ના બધા ઓડ જ મળે છે, F1 ના બધા ઓડ જ મળે છે. અગર F1 ના બધા ઓડ જ મળતા હોય તો અહીંયા કયું પોસિબલ નથી? 100 પછી 200 પોસિબલ નથી, 400 પોસિબલ નથી. મતલબ કે આની અંદર જે રીતે સ્ટ્રિંગની અંદર આપણે આવું ભણેલા, स्ट्रिंग माटे F1 100 हर्ट्ज, F2 2F1, F3 3F1. આમાં રીવા F1નું તો કોઈ પણ ઇન્ટીજર કોફિશિયન્ટ, કોઈ પણ પૂર્ણાંક ગુણાંક લઈ શકાય. કોઈ પણ પૂર્ણાંક ગુણાંક એટલે એકી પૂર્ણાંક गुणांक પણ આવે, और इंटीजर कोफिशिएंट भी आ सकता है, एक ही पूर्णांक गुणांक बोला जाता है, और इवन भी आता है. लेकिन यहाँ पे क्या आता है? 100, बाद में 300, 500. तो जब मैं ऐसा लिखूँगा Fn, तो क्या आएगा? 2n-1 F1. क्या बोला जाएगा? 2n-1 हार्मोनिक n-1 n-1 ओवर. भक्ति खबर पड़ी क्यों n-1? तो n मो प्रेक्टिकल કર્યો, n મો પ્રેક્ટિકલ. પહેલાં પછી એ તારો n-1 મું રિપીટ થયેલું કહેવાય, સમજાઈ? પહેલાં ભક્તિ ભક્તિ ફ્રીક્વન્સી વધારતી જવા. તો n-1 ઓવર 2, और 2n F1નું જે કોફિશિયન્ટ હોય ને, સપોઝ 7F1 તો 7th હાર્મોનિક, 9F1 તો 9th હાર્મોનિક. પણ હવે 9 ક્યારે આવે, 7 ક્યારે આવે? n 4 મૂકીએ તો મતલબ કે F4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7F1. તો આને બોલો, શું બોલીશું? 3rd ઓવર 2. આવડે? ચાલો, તો જો મેં આવું કીધું છે. હવે પછી એક નોટ આવે છે, નોટ. આ તો ઓપન પાઇપ છે ને,
તો જરા આટલું રાખીએ. આ નોટ જે છે ને ભાઈ, કારણ કે રવિવારે આપણો આ ચેપ્ટરનો એન્ડ જ છે. હવે બાકી શું રહ્યું? ઓપન ટ્યુબ અને બીટ્સ. રવિવારે આપણો આ ચેપ્ટરનો એન્ડ છે.